नमस्कार, स्वागत है आपका द एंड शो में। और सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए दिमाग में क्वेश्चन क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे, तो बहुत सारे लोगों की इस भावनाओं को समझते हुए तीन महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगते हैं समझने चाहिए कि एक तो नेक्स्ट वीक का मार्केट मूड क्या है। दूसरा प्रश्न लोगों के मन में है कि ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन 9 तारीख दे रखी है और अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है, और उन्होंने कई देशों को चिट्ठी उट्ठी लिखनी शुरू की है कि 1 अगस्त से टैरिफ लग जाएगा। तो उस फ्रंट पे क्या होने वाला है। और तीसरा जो एक घटना हुई जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सब कुछ समझ चुके हैं कि जेन स्ट्रीट वाला मामला, लेकिन जेन स्ट्रीट की वजह से क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में लिक्विडिटी को इम्पैक्ट आएगा या किसी और प्लेयर पे कोई इम्पैक्ट आ सकता है क्या, इन तीन चार सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो बिल्कुल सिंपल सा कि अगले हफ्ते के लिए मार्केट का मूड क्या है। देखिए, मार्केट का मूड मैं कहूँगा एक अनसर्टनिटी लेयर्ड विथ ऑप्टिमिज्म। ओके। क्योंकि ओवरऑल देखिए, इकोनॉमी की हालत या फिर जो भी खबर आ रही है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी सब अच्छी है। तो एक शांति का माहौल है और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी देखें तो आप बहुत कम हो गया है वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का कम होना में दो तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, दूसरी है कि अनसर्टेनिटी है मगर क्लैरिटी नहीं है तो लोग चुप बैठ रहे, राइट। तो इट्स नॉट दैट आप सीधे कह सकते हो, तो ऐसी बात है जरूर। और इसके कारण भी आपने सही तरह से बता दिया कि एक है कि अगले हफ्ते के बिल्कुल बीच में 9 तारीख को ये टैरिफ वाला पर्दा हटने वाला है, राइट। तो अब क्या है कि इसमें एक तरफ अच्छी खबर आती रही है कि ट्रंप ने इंडो पाक की मैटर में भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं मोदी के साथ कुछ डील करने वाला हूं। अपनी टीम भी उधर आई थिंक करीबन 6-7 दफा उधर गई है। और खबर यह भी है कि जो ट्रेड के डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्या फर्स्ट राउंड डील, इंटरिम डील के लिए क्या हम साइन कर सकते हैं, मगर वो ट्रंप के डेस्क में है सिग्नेचर हस्तखत के लिए उनकी। ओके, नंबर 1। और सेकंड क्लियर है कि जरूर स्टिकिंग पॉइंट्स है, क्योंकि स्पेशली एग्री और डेयरी के मामले में और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स में जो यूएस में तो उन्होंने आराम से जीएम कर दिया है, मगर इसका इम्पैक्ट मैं बताता हूं आपको कि एक है इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है, क्योंकि एक भी घुस गया इधर और किसी ने उस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को अपने फार्म्स में लगा दिया तो उसका इम्पैक्ट फैल सकता है, बिकॉज वी डोंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। सेकेंड, इंडिया का एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, वहां पे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है कि कोई भी जीएम वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई शक आ जाता है कि इंडियन फार्म्स में जीएम के प्रोडक्ट को मिला रहे हैं तो शायद यूरोप में से बैन लग सकता है हमारे एग्री प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट में से, राइट, डेयरी में। तो ये बात एक अनसर्टेनिटी रही। क्या अमेरिका डेफिनेटली ट्रेड डील में जो इंटरिम डील होगा तो फर्स्ट में उसको एड्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुश्किल मामला है, उसको ढाल के रखेंगे, मगर उसके बारे में कुछ भी लिखते हैं तो वो भी उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो वो एक। सेकेंड, ये 12 देश को ट्रंप ने कहा कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। अब क्या इंडिया उस 12 देश में है कि नहीं? यस यस, बात है। कोई मैंने दोनों दोनों तरफा की खबर सुनी है। एक में है कि 12 में जरूर इंडिया है और डील अगर नहीं साइन हुआ तो 12 में शामिल होंगे, डील साइन हो गया तो 12-11 बन जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी जो है डेफिनेटली वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, स्पेशली एफआईएस को थोड़ी दूर रख रही है, क्योंकि अगर अगस्त इन्होंने 12 लेटर्स जो लिख रहे हैं वो बहुत गंभीर लेटर मैंने सुना कि सीवियर टैरिफ उन देशों पे बिना कोई डिस्कशन के लगा दिया जाएगा, उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा वैसे। तो इसमें वो एक अनसर्टेनिटी, एफआईएस जरूर इंतजार कर रहे हैं इंडिया में ऐसे निवेश करने से उसके पहले। तो अभी कुछ दिन की बात है, तो अब क्यों करें। अब डोमेस्टिक निवेशक भी थोड़े सावधान रहेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपने देखा पिछले हफ्ते के शो में भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अब तक डीआई के बल पे चली है और डीआई की जो भी डिसीजन मेकिंग है उसी पे ऊपर सेक्टरल आउटकम्स बना है। अब आप देख रहे हैं तो क्या है कि आईटी फॉर एग्जांपल हमने डिटेल में डिस्कस किया था
फार्मा उठाइए, एफएमसीजी उठाइए, इनमें डीआईएस की दिलचस्पी नहीं थी, इवन दो एफएमसीजी इज नॉट एक्सटर्नल लिंक्ड, राइट। फिर भी राइट क्योंकि एफआईआईज इनमें जब बेचते हैं तो ये तीन उनके लार्जेस्ट होल्डिंग्स होते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम बीएफएसआई, राइट। तो वहां से वो आगे अभी एक हफ्ते में देखा कि थोड़ा पलट आ गया है, आईटी में थोड़ी फॉरवर्ड है, फार्मर में थोड़ी फॉरवर्ड है, एफएमसीजी में। तो इससे हम मान सकते हैं कि अब डीआईएस भी धीरे धीरे एफआई जो खरीदने वाले उसको खरीदना शुरू कर दे। समझ रहे हैं आप, ये गेम ऑफ प्ले है। उसको अंग्रेजी में एक चीज होती है कि गेम थियरी होती है, वहां प्रिजनर डायलेमा करके एक सिचुएशन होता है कि राइट हमारी एक्शंस खाली हमारी एनालिसिस के ऊपर नहीं होती है कि दूसरे वाला क्या करने वाला है उसके ऊपर हमारी एक्शंस होती है। यही होती है प्रिजनर, क्योंकि दो अलग सेल में दो प्रिजनर को डाला, एक गिल्टी है एक इनोसेंट है, और उसको कह रहे हैं कि इनोसेंट वाले के भी कहते हैं कि आपने गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी दंड कोई कम होगी। तो उसके मन में दो ही इज इनोसेंट, उसके मन में डाउट है कि क्या मेरे मुंह पर कार्रवाई ले जाएगी, मैं इनोसेंट हूं, अगर मैं साबित नहीं कर पाया कि मेरी इनोसेंस, तो क्यों ना मैं कट लॉसेस करके कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर लूं। कर लूं। तो ये प्रिजनर डायलेमा कहते हैं उसको। तो ये वाली बात अब है कि डोमेस्टिक इतने महीनों से एफआईएस ने जो भी बेचा उसको सभी को नहीं खरीदा, खाली बैंकिंग को खरीदा, ओके। और अब धीरे धीरे वो सोच रहे कि नहीं होगा, एफआई वापस आने वाले ही है, तो इनमें गिरावट आ गई क्योंकि मैंने ही नहीं खरीदा, तो मैं क्यों ना अभी उसको खरीदूं, क्योंकि जब वो आएंगे तो मुझे मुनाफा बनेगा। यस यस। अच्छा सर, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं। आपने पिछले हफ्ते में जब हम लोग बातचीत कर तो बहुत ही बढ़िया इंसाइट दी थी कि यूएस जो बिग डील करना चाह रहा है उसका मतलब क्या है, उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो उसी जिज्ञासा में मैंने अपने एक दोस्त से बात की जो यूएस में रहते हैं, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज रिपीट की कि जो एग्री वाला है ना, अमेरिका अपना बहुत मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में बेचना चाहता है और सोया बेचना चाहता है, कॉर्न बेचना चाहता है। तो जो ये वाला सेगमेंट है ना, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का इशू है। और चूंकि वो आपने बिल्कुल सही कहा था, वो वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं और वॉल्यूम यहीं से बढ़ेगा क्योंकि वो इनके पास वो खूब सारा है, वो इधर भारत में लाके चाहते हैं कि आप मार्केट खोल दीजिए। और इंडिया की दिक्कत ये है कि हमको अपने फार्मर्स को इन सबको प्रोटेक्ट करना है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। अब दुविधा ये है कि उस 12 में हम हैं कि नहीं है या क्या होगा। तो एक सिनेरियो पेंट करते हैं सर कि मान लीजिए ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहा कि साहब हम एग्री नहीं करेंगे क्योंकि हमारे किसानों को इन सबको मदद करनी है, बहुत डिपेंडेंसी है उस पर। तो क्या इससे रिलेटेड सेक्टर्स में कोई हरकत आप देखेंगे, या अगर मान लो हो गया और डेयरी वाला प्रोडक्ट ओपन ही कर दिया गया कि चलो कुछ शर्तों के साथ हम ओपन कर रहे हैं, तो क्या उस सेगमेंट में एक बड़ा इंपैक्ट आएगा? मेरे ख्याल में नहीं। मैं क्यों बताता हूँ, एक चीज है कि मानसून की खबर अच्छी है, तो एग्री रिलेटेड में एक पॉजिटिविटी तो उसके कारण आ रही है, रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, सभी जानते हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल मामले में किसी हालत पे गवर्नमेंट एग्री पे अपना हाथ नहीं छोड़ सकती है, भले वो यूएस के साथ पूरा बंदा भी छोड़ दे, क्योंकि पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक्स। करेक्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए उनको देश की भलाई हम सब सोचते हैं, क्योंकि हम देश की भलाई में हमारा इन्वेस्टमेंट है, खाली पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं, एक थॉट प्रोसेस का इन्वेस्टमेंट है। बट पॉलिटिशियन को ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियन को अपनी वापसी पे इंटरेस्ट है, राइट। तो उसमें सबसे बड़ी वाली चीज दांव में नहीं लगा सकते वो, क्योंकि ऑलरेडी देखा आपने वो सेंसिटिव मैटर है, ऑलरेडी फार्म लॉस के बारे में देखा, उन्होंने वापस ले लिया, राइट, जो भी इम्प्लीमेंटेशन था कुछ साल पहले। और ये फिर एक देश में एक सिविल वॉर पैदा कर सकता है। तो इसका जो आप कह रहे हैं ना कि पब्लिकली वो एडमिट कभी नहीं कर सकते कि मैंने इंडियन एग्रीकल्चर को हाथ दे दिया, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी है। वही मैं कह रहा हूं कि आज ये इंटरिम डील पे उसको इग्नोर करेंगे, अगर इंटरिम डील होता है तो इसको इग्नोर करेंगे। और यूएस के लिए भी सोचिए, ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। क्यों कह रहा हूं ना, उधर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स एग्री से ज्यादा क्रिएट नहीं होते हैं। अभी वो मागा मेक अमेरिका ग्रेट है में उसको जॉब्स क्रिएट करना है। अभी एग्री में उधर पूरा मशीनरी ड्रिवन एग्रीकल्चर है, कंबाइन हार्वेस्टर, बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े फुल्ली मैकेनाइज्ड है। तो एग्री इज नॉट द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन अमेरिका। तो वो एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, क्योंकि इंडिया बड़ा मार्केट है उनके लिए,
बिकॉज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो वॉल्यूम्स में इंडियन मार्केट इंपॉर्टेंट है, अग्री लॉबी के लिए इंपॉर्टेंट है इन अमेरिका, मगर वो वोट बैंक नहीं है, वो फाइनेंसिंग बैंक है। शायद बड़े बड़े एग्रीकल्चर कंपनी ट्रम्प को फाइनेंस कर रहे होंगे, ओके, एज अ मॉनिटरी इट इज इंपॉर्टेंट, बट वोट बैंक के लिए वो नो नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे पूरा मैकेनाइजेशन हो चुका है एग्रीकल्चर का। वेरएज यूएस फोकस उधर मैन्युफैक्चरिंग में जो करेंगे, तो ऑटो में फॉर एग्जांपल ऑटो का मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो ऑटो का ओपनिंग सीख करेंगे इंडिया में, ताकि बड़े बड़े व्हीकल्स यहाँ एक्सपोर्ट हो सके, और इंडियन जो ऑटो कंपनियां हैं जो अमेरिका में बेचती है अपना चीज, वहां पे वो फैक्ट्री उधर लगाने की कोशिश करने की, तो उनकी फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे होगी अमेरिका में। वहां पे डिफेंस इज अ बिग एम्प्लॉयर, ऑटो इज अ बिग एम्प्लॉयर, राइट, वो सब चीजें, बट नॉट सो मच इन अग्री। तो अग्री एक बड़ा नेगोशिएटिंग टैक्टिक होगा अमेरिका का, मगर एट द सेम टाइम इट इज नॉट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रम्प। नहीं, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए पॉलिटिशियन या कोई भी हो, उसके सामने हमेशा रहता है कि यार सब देश की भलाई करना, सब कुछ करना, लेकिन मैं रहूंगा तब ना, अगर मैं हार ही गया चुनाव तो फिर मेरी योजना का मतलब क्या है? तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है, इंग्लिश में सेंटेंस क्या है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड, पेशेंट डाइड, यस। तो कोई पॉलिटिशियन क्यों चाहेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया और मैं चुनाव हार जाऊं, तो मेरा मुझे क्या मिला? और इसको पॉजिटिव सेंस में भी अगर देखें तो भैया देखिए, एक अमीर व्यक्ति ही किसी की मदद कर सकता है, एक गरीब दूसरे गरीब को राजा नहीं बना सकता ना। तो मैं सत्ता में रहूंगा तभी तो मैं अच्छे काम करूंगा, तो सत्ता में रहना भी जरूरी है, तो इसलिए मैं वो काम क्यों करूंगा कि मैं हार जाऊं। तो पॉइंट आपका बहुत ही वैलिड है। एक चीज, एक और बात है सर, मतलब आपकी जुबान में सरस्वती, आपने मुझसे इससे पहले वाले शो में, मतलब 1 महीने पहले वाले में कहा था कि म्यूचुअल फंड्स अब खरीदारी करेंगे, और आपने भी देखा होगा जो क्वार्टरली डेटा हम आया है, यानी जनवरी फरवरी मार्च के बाद जो अप्रैल मई जून में है, उसमें पूरे म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग का डेटा हमने भी लेटेस्ट देखा, उसमें 6% की ग्रोथ है। और एक जो बहुत ही कंजर्वेटिव फंड थे जो कैश पे बैठे हुए, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उनमें भी अच्छी खासी बाइंग देखी है। तो काफी बढ़िया फंड की तरफ से भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो वो भी बात आपकी एकदम सही हो रही है कि अब फंड जो उतना रिलेक्टेंट दिख रहे थे, अब ऐसा नहीं, धीरे धीरे उन्होंने बाइंग शुरू कर दी, और पैसा भी खूब आ रहा है फंड के पास, वो तो आ ही रहा है। सो नेट नेट क्या नेक्स्ट वीक का मूड एक रेंज बाउंड रहेगा, मिड वीक में वो बम धमाका आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता नहीं अभी, उसके बाद चेंज होगा। तो यानी इस नेक्स्ट वीक के ट्रेड को 2 हिस्सों में ध्यान दे आदमी की, भैया बुधवार तक एक तरह चलेगा और बुधवार के बाद मार्केट दूसरी तरह से चलेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप सही कह रहे हैं, मैं ओके हूं, क्या है कि वो 9 जून को बॉम्ब नहीं फटा, तो फिर एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग शुरू होगी एफआईएस की ओर से। सुनाई दे रहा है? जी 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 जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर जून 9 का गया विदाउट एनी इंसिडेंट, यानी इधर उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ इंटरिम डील साइन हो चुकी है, कुछ डिस्प्यूटेड आइटम्स को हम धीरे धीरे टैकल करेंगे, वो एक अच्छी खबर होगी। दूसरी होगी कि नहीं, हमने डील कर दिया, अमेरिका ने गिव अप कर दिया अपना अग्री का क्लेम्स, यानी इंडिया के पॉजिटिव में चल गया वो स्थिति, क्योंकि एनर्जी और डिफेंस में तो इंडिया डेफिनेटली खरीदारी करेगी उनसे, उसके बारे में डाउट मत रखिए। ऑलरेडी साइलेंटली इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम अमेरिका हैज गॉन अप, आपने आंकड़े भी देखे होंगे, तो हम ऑलरेडी उसमें सहमत होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को भी ट्रेड, सी अमेरिका का खाली टैरिफ वाला मामला नहीं है इंडिया के साथ, अमेरिका का ट्रेड सरप्लस का मामला है। वो ट्रेड सरप्लस बढ़ते नहीं जाना है, अभी 50 बिलियन के करीब है, जब वो 190 बिलियन टू 500 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम की कह रहे हैं, उसमें अमेरिका का भी हिस्सा होना चाहिए, खाली इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तो इंडिया को डेफिनेटली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल चीज जो है एनर्जी परचेस है, और दूसरी बात है अपनी जो इसमें मेरा मानना है कि अगर नेगेटिव न्यूज, यानी नेगेटिव क्या होगा इसमें कि इंडिया उस 12 देश में शामिल है, यानी डील नहीं हुआ तो 12 देश के अंदर जो चिट्ठी लिखा कि अगस्त 1 से आपको 26% और टैरिफ लग जाएगी, 10% के ऊपर और 26 लग जाएंगे, तो वो बुरी खबर होगी। बम जो बात करें वही होगा बम, ओके। तो अगर वो हो गया तो बात अलग है, क्योंकि एफआईएस का सेलिंग भयंकर हो सकता है और उसके बाद मार्केट प्रेशर में आ सकता है। मगर वो नहीं हुआ तो एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग शुरू होगा फ्रॉम द एफआईएस साइड,
क्योंकि और बट मार्केट रेंज बाउंड होगा क्योंकि उस इनिशियल बाइंग में डीआईएस बेचेंगे उधर, क्योंकि डीआईएस को अभी ट्रिगर क्या है, ट्रिगर है अर्निंग सीजन, क्योंकि उनको सेक्टर चूज करना पड़ता है। डीआईएस के पास देखिए इंडियन पैसिव फंड्स ब्रॉड बेस्ड गई, बट इंडियन पैसिव फंड्स का शेयर अभी भी इज नॉट सो ग्रेट कंपेयर टू द एक्टिव फंड्स। ओवरऑल मार्केट में देखेंगे, देखिए एआईएफ का एक्टिव है, पीएमएस का एक्टिव है, राइट। म्यूचुअल फंड में खाली जो पैसिव फंड्स में जो फ्लोज आ रहा है, इंक्रीमेंटल फ्लोज में भी राइजिंग, बट ओवरऑल जो बेस है उसमें पैसिव का शेयर कम ही है, राइट, इंक्रीमेंटल। तो मेरा मानना है कि इंडियन मैनेजर्स सेक्टर चॉइस करेंगे, वेयर एज फॉरेन मैनेजर्स ब्रॉड बेस्ड बाइंग करेंगे, यानी ब्रॉड बेस्ड विद इन द लार्ज एनलार्जमेंट, ब्रॉड बेस्ड ब्रॉड मार्केट को नहीं कर रहा हूं, मगर ब्रॉड सेक्टर पिक करेंगे। तो बट क्या होगा कि इंडियन डोमेस्टिक मैनेजर्स जो है उन्होंने जो भी खरीदा है उसको ऑफलोड करेंगे एफआईएस को, तो इसलिए मार्केट एकदम दौड़ नहीं सकती है, क्योंकि अब डोमेस्टिक मैनेजर्स के हाथ है कि अर्निंग सीजन जैसे ही बढ़ता है तो मुझे कैश चाहिए राइट सेक्टर को खरीदने के लिए, वो कैश आएगा कुछ प्रॉफिट बुक करके, आप समझ रहे, थोड़ा रुख बदलेगा अभी, तो जैसे वापस ही आगे उनको लगेगा अरे इसमें अभी बहुत बढ़ गया वैल्यूएशन, क्योंकि मैंने ही खरीदा इसको तो उसने महीने पहले से, अब एफआईएस भी वापस आ रहे तो दाम बढ़ रही है, तो मैं प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैश बैलेंस बिल्ड करूं ताकि अर्निंग सीजन में पॉजिटिव सरप्राइज कुछ सेक्टर में आ गया तो उसके लिए मेरे पास पैसा चाहिए, तो इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी हालत में थोड़ी रेंज बाउंड होगी, एक थोड़ी पॉजिटिविटी आपको निफ्टी में दिख सकती है क्योंकि एफआईएस की वापसी के कारण, बट एक ब्रॉडर मार्केट में आपको एक रेंज बाउंड, क्योंकि सेक्टर रोटेशन का जो खेल होगा वो धीरे धीरे ही सामने आएगा। 10 तारीख को आपको आएगी बड़े दिग्गज की रिजल्ट्स, राइट, और उसके बाद आपको जैसे अर्निंग सीजन डेवलप होती है, कमेंट्री डेवलप होती है, उस बेसिस पे डीआईएस का एलोकेशन सेक्टर रोटेशन हो जाएगा। परफेक्ट सर, एक घटना हुई लास्ट वीक, एक कंपनी है यूएस की जेन स्ट्रीट, जो भारत में ट्रेडिंग कर, दुनिया भर में ट्रेडिंग करते हैं, और उनके ऊपर सेबी ने एक सख्त कार्रवाई की है, उनको पेनलाइज किया कि उन्होंने गलत तरीके से ट्रेडिंग करके पैसे बनाए, क्योंकि उनका प्रॉफिट का ही फिगर देख के ऐसा लग रहा था कि जब इतना प्रॉफिट बना तो कितना ट्रेड करते रहे होंगे वो तो ये खबर क्योंकि लास्ट वीक की थी तो बहुत सारे लोग इसमें जानने पढ़ने समझ गए होंगे बेसिक, लेकिन मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ कि इसका किसी प्रकार का कोई हमारे ट्रेड में असर पड़ेगा क्या, लिक्विडिटी को लेके या ऑप्शन वाले ट्रेडर्स को लेकर कुछ इम्पैक्ट है क्या इसका? नहीं, जरूर इम्पैक्ट होगा, आप ये नहीं कह सकते कि इन पर नहीं होगा, और मैं क्यों बताता हूँ कि बाकी के जो भी एफआईएस, ये खाली एक प्लेयर का खिलवाड़ नहीं है, ये लार्जेस्ट था, इसलिए जो सेबी ने भी एआई का इस्तेमाल किया है इसको डिटेक्ट करने में, राइट, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को ट्रैक करते स्पाइक कब हो रहा है, कितने टाइम पे हो रहा है, मॉर्निंग पे हो रहा है, इवनिंग पे हो रहा है, उस बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ही उन्होंने ट्रैक करके पकड़ा, और बिकॉज जेन स्ट्रीट वाज एट द हाईएस्ट वॉल्यूम, इट वाज, जो जाल में मछली, बड़ी मछली पहले पकड़ होती है ना, वही हुआ है, राइट। तो इस कारण क्या है, ऐसा नहीं कि वो खाली एक है, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया वाज विजिबल टू लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स, बट क्या है कि जब एक बिग प्लेयर को ये समझ आती है कि इंडिया में मैं कर सकता हूं, तो बहुत से लोग उनके इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट जरिए एक लिमिट करते हैं कितना वो प्रॉफिट मैं करूं। जेन स्ट्रीट का वो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट छोड़ दिया क्योंकि प्रॉफिट उनको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, मगर सभी ऐसे नहीं है, उनके पास पैसा है, जेन स्ट्रीट की तरह कर सकते थे, मगर उन्हें वॉल्यूम कम पे किया क्योंकि उनको भी पता है कि रेगुलेटरी मुझे स्पाइक्स में पकड़ने नहीं, तो वो स्मार्ट खेले। मेरा जेन स्ट्रीट ने थोड़ी ग्रीड में उनकी एक एक्शन चल गई थी, अब वो स्मार्ट खेल रहे, तो वो देखेंगे अभी अगला जो सेबी का कंटिन्यूइंग कार्रवाई है उसमें क्या हम पकड़ जाएंगे, तो नेचुरली वो थोड़ा सावधान रहेंगे कि वॉल्यूम को और भी कम करा दो इंडिया में ये नॉर्मल रिएक्शन है। सेकंड, रिटेल पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, अब उनको क्या लगा, अरे मेरे ऊपर तो चूना लग गया, क्योंकि इतने महीनों से लॉस आ रहा था, सेबी ने भी कहा कि 90% पीपल लॉस, तो 90% पीपल ने महसूस किया लॉस, पर उन्होंने सोचा कि ठीक है यार, मेरी सोच ठीक नहीं थी, मैंने सही तरह से गेम को नहीं खेला, और अब उन्हें पता लगा कि अरे उधर एक रावण है जिसने मुझे अब मैं फ्रेश आऊं तो क्या दूसरे रावण भी है जो मुझे मारेंगे,
तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा कि क्या सब रावण को बाहर निकलने दो। सेबी के जो 10 हेड्स होते हैं, रावण के एक हेड सामने दिखा है, अभी 9 हेड बाकी है, राइट। यस, तो मैं वेट करूंगा, अभी मैं उतनी एग्रेसिवली नहीं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया, मगर दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति भी ऐसे कर सकते हैं। तो अगर वो है तो मैं वेट करूंगा कि थोड़ी बहुत एक सावधानी आएगी, मगर ये एक शॉर्ट टर्म रिएक्शनरी इंपैक्ट होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो सेबी ने किया वो कॉन्फिडेंस दिलवाएगा रिटेल को कि कोई है मुझे बचाने वाला, कोई है देख रहा है कि क्या मुझे कोई मैनिपुलेशन कर रहा है। उसके लिए सेबी का एक जो कहते हैं ना, एक मार्केट परसेप्शन अभी बहुत जबरदस्त बढ़ गया इसके कारण, क्योंकि उन्हें सही सही वक्त पे किया, ये नहीं कह सकते। जैसे उनको बात सामने आ गई, उन्होंने रिसर्च किया, जांच किया और रिजल्ट आ गई तो तुरंत एक्ट किया। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्यों पहले एक्ट नहीं किया सेबी ने। अरे बाबा, इसको डिस्कवर करना उतना आसान नहीं है, तो लगता है, राइट। तो मगर एटलीस्ट एक्ट किया तो एक रेगुलेटर का परसेप्शन भी बहुत बढ़ गया है। और लॉन्गर टर्म में एक लॉन्ग ओनली प्लेयर्स जो इंडिया में आके पैसिव्स को खरीदते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी कि इंडिया में मैनिपुलेशन उतना आसान नहीं है। नहीं तो मान लीजिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लॉन्ग ओनली इंडिया से थोड़ी डर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया मार्केट शैलो है और ये जेन स्ट्रीट वाला मामला हमारे लिए सरप्राइज होगा, मगर जेन स्ट्रीट से compete करने वाले के लिए तो ये सरप्राइज नहीं होगा ना। नहीं होगा। तो इसमें नाम नहीं ले चाहता हूँ, बट बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जैसे मिलेनियम, सिटाडेल, राइट, ये सब बड़े बड़े हेज फंड्स है, ये ऐसे कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर ऐसे थोड़ी कि मार्केट में क्या होती है, देयर इज एम्प्लॉयमेंट की एक रोटेशन होती है ना। किसी ने पहले जेन स्ट्रीट में काम किया होगा, फिर जाके मिलेनियम जाएगा, फिर मिलेनियम से जाके सिटाडेल में जाएगा, तो नेचुरली वो क्या हो रहा है उधर बताएगा ना उनको। अब वो करते हैं ना करते हैं वो उनकी इंटरनल डिसीजन है, मगर नॉलेज तो है सबको। नॉलेज तो नॉलेज है, तो इसके कारण कोई जेन्युइन प्लेयर्स मार्केट से हट के रहेंगे होंगे ना, क्योंकि उनका भी नुकसान हो सकता है ऐसी पंप एंड डंप या ऐसी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के कारण। तो अब उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अब ऐसी प्रोपोर्शन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इंडिया में कम होगी, तो इंडिया इज अ सेफर मार्केट टू एंटर। तो सेफ एफआईआई, सेफ ओरिएंटेड लॉन्ग ओनली एफआईआई का भी बट वक्त लगेगा। तो ये मैं कह रहा हूं, ये थोड़ी मीडियम टर्म में ये सब पॉजिटिव्स है अपने मार्केट के हेल्थ के लिए, कि रेगुलेटर प्रोएक्टिव है, एक्ट करता है। शॉर्ट टर्म में जरूर वॉल्यूम्स का इंपैक्ट होगा, कितना होगा, बिकॉज देखिए निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स इन दोनों में ही ये ज्यादा हुआ है, राइट। तो इन द एफ&ओ सेगमेंट ऑफ दीज टू इंडिसेस थोड़ा इंपैक्ट होगा, राइट। तो वैसे लॉन्गर टर्म में ये सब डिसीजन मेकिंग सही थी, और ये एक अच्छा क्या मैं कहूँगा प्रोग्नोसिस है इंडियन मार्केट के लिए, एक अच्छी खबर है कि इस तरह की चीज पकड़े भी जाते हैं और रेगुलेटरी आंख भी इसके पास है, और इनके पास जो टूल्स है। सेबी ने पिछले 3 साल में मेरे ख्याल में आईआईटी, आईआईएम से बहुत सारे पीपल को हायर किए हैं जो ये सब चीज को ट्रैक कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक डायरेक्ट एविडेंस ऑफ दैट है। तो कॉन्फिडेंस दिलवाएगा, लॉन्ग टर्म में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, बट शॉर्ट टर्म में जरूर इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा। तो वो तो नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही सर, कि हमेशा लोग कहते थे कि अरे छोटी छोटी मछलियों को सेबी पकड़ता है, लेकिन इस बार उसने ना व्हेल को पकड़ा है, जायंट को। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा कि भैया इनकी नजर से कोई बच नहीं सकता, और आपने गड़बड़ की तो आप पकड़े जाओगे। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप छोड़ा, हाँ ये आप सही करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए हो सकता है लोगों को लगे कि पता नहीं और कितने रावण निकल आए, तो इसलिए वो थोड़े दिन तक चलेगा, लेकिन जल्दी उससे रिकवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस की सर। एक तो ये कि लार्जली रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, और टैरिफ को लेकर के क्लैरिटी आएगी मिड वीक के आसपास कि क्या होने वाला है, उसके बाद सेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा, और ये जेन स्ट्रीट वाली घटना का भी थोड़ा 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट रहे, 4 दिन के लिए रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीक कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट में नेचुरली इसका इम्पैक्ट दिखा है, दिखा है 1-2 प्लेयर्स अगले 2 नहीं 3-4 के लिए दिखा है, बट
वो अगले हफ्ते कंटिन्यू रहेगा ना, बिकॉज इस Yes. मामले का थिंग। बट मेरा क्या है कि मैं कॉन्ट्रा व्यू डालूंगा अदर, तो ये एक अच्छी बाइंग टाइम है इन तरह की शेयरों में, क्योंकि ये जो हुआ है, सी नेक्सस उनके साथ नहीं है, खाली इसके इम्पैक्ट का इम्पैक्ट दिख रहा है। तो जब भी मार्केट में कोई बिना स्पेसिफिक अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन या कुछ लफड़े के कारण ये करेक्शन होता है, तब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है इन सेगमेंट में, बिकॉज दिस करेक्शन इज अ सेंटिमेंटल करेक्शन ड्यू टू दैट जेन स्ट्रीट मैटर। बट उनके फ्यूचर के लिए इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म वाला इम्पैक्ट है, बट लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द मार्केट के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं एक्चुअली कहूंगा कि आप इनमें बाय ऑन डिप्स स्टैगर्ड तरीके से कर शुरू कीजिए, वो मेरा एक कॉल है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पे इम्पैक्ट आया है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखना चाहिए। शेयर के नाम हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए आप खुद समझदार हैं, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे कि कौन कौन सी कंपनियां कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको भी आप कंसीडर में ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक काफी कुछ होने वाला है, तो जो अगले संडे को आपको ये हम लोग बातचीत करेंगे, उसमें बहुत सारा मीट होगा बात करने के लिए कि क्या हुआ, ट्रंप ने किया, और इधर इलान मस्क ने एक नई पार्टी भी लॉन्च कर दी है उधर भी सर काफी कुछ होता रहता है, तो वो भी चटपटी मसालेदार बातें सब उसमें हम लोग रिलेट करके बात करेंगे। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे से हम लोगों को समझाने के लिए कि नेक्स्ट वीक का मार्केट कैसा रह सकता है और आपको उसमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी करनी चाहिए। और इस हफ्ते तो बोनस भी है, गिफ्ट भी है कि आपको हिंट भी दी गई कि आपको कहाँ पे बाय ऑन डिप्स करना है। लेकिन कोई भी निवेश करे तो अपने सलाहकार से पूछ के करें। इस शो में हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन इस तरह से नहीं देते, अपने एडवाइजर से जरूर मदद लीजिए उसमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया और एंजॉय करिए सर। हम लोग नेक्स्ट वीक फिर बैठते हैं और तब बात करने के लिए काफी सारा मसाला भी होगा हम लोगों के पास। थैंक यू सो मच सर। तो इसी के साथ इस शो को समाप्त करेंगे और आप हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनील सर का जो चैनल है उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डालते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, उसको भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ज्ञान वाली बातें जिससे आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के डिसीजन को और एनरिच कर सकते हैं, वो सब आपको वहां पे सुनने के लिए मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस हफ्ते के लिए।